विपक्ष पर उन्होंने ये जो है ये सारा खापर उन्होंने फोड़ा है। कहने कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती खता ईवीएम की कहते हूँ। तो इस प्रकार से ये बात कह रहे हैं और अपने लाइनों के माध्यम से, शेरो शायरी के माध्यम से उन्होंने ये कहा कि ईवीएम पर आप जो ठिकरा फोड़ रहे हैं ये ईवीएम का दोष नहीं है। सबूत अवेलेबल है। 2009 में कांग्रेस ने घोटाला किया, 2014 में बीजेपी ने घोटाला किया, 2019 में बीजेपी ने घोटाला किया। इस घोटाले के सबूत रिकॉर्ड अवेलेबल है। सर, आज की तारीख में जो भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि ये सारे के सारे सवाल बेबुनियाद हैं, 100% सेफ है। बावजूद इसके आप लोग इस प्रकार का भांडाफोड़ अभियान क्यों चला रहे हैं? जो वकील होते हैं, जो जजेस होते हैं, वो क्या गधे होते हैं क्या? लेकर सवाल है। अब वोटर भी ये जानना चाहता है कि आखिर उसका वोट गया कहाँ। ये ट्रांसपेरेंसी को लेकर कई सवाल जो है अब सोशल मीडिया के माध्यम से एक सामान्य वोटर भी जानना चाह रहा है। वहीं देश की राजधानी में भी अलग अलग संगठनों के माध्यम से ईवीएम को लेकर लगातार बातें हो रही हैं और उनकी खिलाफत करते हुए, आंदोलन करते हुए लोग देखे जा रहे हैं, चाहे अधिवक्ता हो जाए, चाहे सामाजिक संगठन हो जाए। और ऐसे कई सवालों को लेकर ईवीएम को लेकर जो विद्रोह निर्माण हो रहा है लोगों के अंदर, उसको लेकर तमाम विषयों को लेकर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर नाग जी, जो कि गुजरात से है और बामसेफ के राष्ट्रीय प्रचारक है। लगातार बामसेफ के माध्यम से ईवीएम भांडाफोड़ अभियान भी चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, 1 लाख बूथों पर ईवीएम फोड़ने की बात भी वामन मेश्राम जी के माध्यम से हो रही है। सुधीर नाग जी से बातचीत करेंगे, ईवीएम को लेकर जो भी कोई सवाल कर रहा है, का भांडाफोड़ अभियान क्यों चला रहे हैं? सुधीर नाग जी, सबसे पहले आपके चैनल में आपने मुझे इनवाइट किया, इसलिए आपका आभार। और जो आपने सवाल किया उसके पहले जो माननीय वामन मेश्राम साहब इनके द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है आज की तारीख में, वो अभियान 12 लाख बूथों से लेके 15 लाख बूथों पर ईवीएम फोड़ो बूथ लेवल कमेटी बनाने का अभियान पूरे भारत भर में चल रहा है। तो ये ईवीएम हम लोग ऑलरेडी आदरणीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक 2019 में जो यात्रा निकाली गई थी, ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा, तो ये जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक यात्रा निकाली गई थी। मतलब कि 2019 में 26 जून 2019 को ये यात्रा जम्मू एंड कश्मीर से शुरू की थी और आंध्र प्रदेश में ये यात्रा सारे डिस्ट्रिक्ट में लेके जाने के बाद जो कोविड का समस्या खड़ी हुई थी उस वजह से उसको स्टॉप किया गया था। तो उसके बाद लास्ट ईयर भी ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकालने का प्रयास हुआ। वहां लगभग कुछ स्टेट में लास्ट ईयर यात्रा निकाली गई। तो ये ईवीएम को लेके जब यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, ईवीएम को एक्सपोज करने का काम हो रहा है पूरे भारत भर में। तो इसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपके सामने बताना चाहूंगा, 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का 8 अक्टूबर 13 का जो जजमेंट है, उसमें ये कहा है कि विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत जो चुनाव आयोग ने वीवीपीएटी मशीन को लगाना चाहिए था 2014 में, अगर आप देखेंगे तो 2014 में 0.33% वीवीपीएटी मशीनों को लगाया गया। उसके पहले 2009 में चुनाव आयोग की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने ये कहा था, आप इसका संदर्भ मैं आपको देता हूं, डेमोक्रेसी एट रिस्क, ये बुक जो बीजेपी के प्रवक्ता उस वक्त रह चुके 2014 के दरमियान जीवीएल नरसिम्हा राव, तो उन्होंने 2010 में बुक लिखा डेमोक्रेसी एट रिस्क। और उस बुक में उन्होंने ये कहा कि
इलेक्शन कमीशन की जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है, उस टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने 2009 के इलेक्शन के पहले उन्होंने ये कहा था कि ये 9 लाख मशीनें, इन मशीनों का इस्तेमाल मत करो। ऐसा इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया था। बावजूद 2009 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, चुनाव आयोग ने 9 लाख मशीनों का इस्तेमाल किया, जो मशीनें सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के लिए योग्य नहीं थी। और उन्हीं मशीनों से 2009 से लेके 2009 का लोकसभा चुनाव किया, 2009 के बाद जो असेंबली इलेक्शन है वो भी किए, और 2014 का लोकसभा इलेक्शन हुआ उन्हीं मशीनों से किया गया, जिसका बेनिफिट बीजेपी को हुआ, आरएसएस को हुआ। और इलेक्शन के पश्चात 1 महीने के पीरियड में, जून महीने में 9 लाख मशीनों को उन्होंने कबाड़ घोषित किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 9 महीने में उन्हीं मशीनों को कबाड़ घोषित किया, 9 लाख मशीनों को कबाड़ घोषित किया, जिसमें धांधली के सबूत थे। तो आप ये सोच सकते हैं, आप लोगों के माध्यम से भारत की प्रजा को ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग बदमाशी कर रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, कल ही बोला, कल वापस चुनाव आयोग ने इस पर अपना बयान जारी किया, जब आचार संहिता घोषित की, चुनाव के सारे चरण जब बताया, तो उन्होंने कहा 100% सेफ है, ये कहा है। ये चुनाव आयोग जो बोल रहा है, चुनाव आयोग ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग जिस तरह से बयानबाजी कर रहा है, उसी चुनाव आयोग के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में जब हरिप्रसाद और उनकी टीम 2009 में जो उन्होंने चैलेंज किया था, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हरिप्रसाद, उनकी टीम और सुब्रमण्यम स्वामी, इन लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था। और वो इनवाइट करने के दरमियान जब उन्होंने ईवीएम को खोला, हरिप्रसाद ने ईवीएम को खोलने के बाद, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में ईवीएम को खोलने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये मशीन, मुझे लगता था कि ये मशीन मैं 7 दिन में हैक कर सकता हूं। और उन्होंने ये कहा कि ये मशीन मैं 7 दिन में हैक कर सकता हूं, लेकिन अभी देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि ये मशीन मैं आज ही हैक कर सकता हूं। तो तुरंत उनको जो इलेक्शन कमिश्नर थे, जिन्होंने उनको इनवाइट किया था, उसमें से जो मेन नवीन चावला करके जो थे वो एब्सेंट थे, और डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी प्रेजेंट थे, उनके साथ संपत थे। तो संपत जो इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने उनको रोका और उन्होंने कहा कि आप विदाउट हैंड टच ईवीएम मशीन को हैक करके बताओ। और ये सारा रिकॉर्डेड है, उनको वहां से भगाया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस से उनको भगाया गया। और उसके बाद क्या हुआ, जो हरिप्रसाद है, हरिप्रसाद बिमरू, जो कि नेट इंडिया कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने बकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ईवीएम को, जो कि उनको एक व्यक्ति ने उनका नाम डिस्क्लोज ना करने के लिए एक कंडीशन पर उन्होंने वो ईवीएम दी थी, जो मुंबई से ईवीएम लाई थी। और उस ईवीएम को 2 फॉरेनर के सामने, जे एलेक्स हल्दरमैन जो मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, और जो रोब गॉन्ग्रिफ, ये फॉरेनर है नेदरलैंड के, इनकी वजह से नेदरलैंड का ईवीएम बैन हुआ। और जो जे एलेक्स हल्दरमैन है, ये कंप्यूटर साइंस के मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट है। इन तीनों ने मिलके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ईवीएम को हैक करके बताया। और ये केवल बताया ही नहीं, वीडियो रिकॉर्ड किया। ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है
इंटरनेट पर आज के तारीख में ये वीडियो अवेलेबल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो वीडियो उन्होंने बनाया उसका रिपोर्ट बनाया उस वीडियो का, और रिपोर्ट में बहुत सारी बातें लिखी, किस तरह कहां पर ईवीएम में फ्लॉज है, कमियां हैं, खामियां हैं, चिप, माइक्रो कंट्रोलर चिप के बारे में। सर, इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि ये फैशन हो गया है ईवीएम का विरोध करना। इतना ही नहीं, उन्होंने तो अपने चंद लाइनें भी सुनाई कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो कहा है ये सोशल मीडिया के अंदर वो ये फैशन बन गया है कि वो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो है वो ईवीएम की खिलाफत करे। जी, मेरे पास ये रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है, आपको मैं ईमेल कर सकता हूँ, व्हाट्सएप कर सकता हूँ। ये रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है, और ये जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा था, ये 3 लोग हैं। इन 3 लोगों ने सिक्योरिटी एनालिसिस ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट 29 अप्रैल 2010 को इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश किया। और इस रिपोर्ट में ईवीएम में किस तरह से गड़बड़ी हो सकती है, धांधली की जा सकती है, मैनिपुलेशन किस तरह से किया जा सकता है, इसका सारा लिखा हुआ है, रिकॉर्ड में है जी। ये भारत की प्रजा को मालूम नहीं है, ये सारा लिखा हुआ है। चिप के बारे में लिखा हुआ है, इसका जो ये सारे डिटेल्स है, इसमें डिटेल्स लिखा हुआ है, और ये इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने पब्लिश भी की है। सर, फिर इतना बड़ा घोटाला जो है अगर ईवीएम के माध्यम से हो रहा है, बावजूद इसके इस पर ना इलेक्शन कमीशन जो है वो हमेशा इसे कवर अप कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की भी बातों को कहीं ताक पर रखा जा रहा है। क्या कारण देख रहे हैं आप? इन सारी ये जो घटना चक्र हो रहा है, इंटरनेशनल स्तर पर तक रिपोर्ट छप जाती है, ईवीएम के सारा भांडा जो है वो जो भांडा फोड़ होता है, भांडा खुल जाता है सबके सामने। बावजूद इसके आज की तारीख में ईवीएम को 100% सेफ बताने का काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। क्यों देखते हैं आप ऐसा क्यों बता रहे हैं? अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन, जैसे कि मैंने कहा था कि कांशीराम साहब ने भी जो आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन का नतीजा हमें समझ में आता है कि भारत की राजनीति में एक भूचाल सा आया। और उसका जो कांशीराम साहब ने जो स्लोगन लगाया था, वो स्लोगन क्या था? वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट हमारा मतलब 85% लोग जो संख्या में ज्यादा है, SC, ST, OBC माइनॉरिटी की संख्या 85 to 90% है। और आज के तारीख में हो क्या रहा है? कांग्रेस, बीजेपी, मतलब जो ब्राह्मणों की पार्टियां है, अल्पसंख्यक ब्राह्मणों की पार्टियां, वही पार्टियां नेशनल लेवल पर हमें दिखाई देती है, जिनका रेशियो कम है। वोट हमारा ज्यादा है, लेकिन आज की तारीख में हमें दिखाई क्या देता है कि ब्राह्मणों की 3.5% ब्राह्मणों की पार्टियां, नेशनल पार्टियां हमें नजर आती है। तो कांशीराम साहब उस वक्त कहा करते थे कि मनी माफिया मीडिया, इनके माध्यम से वो लोग पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल कर रहे हैं। आज भी आप देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत वो लोग किस तरह से बदमाशी कर रहे हैं। मतलब आज के तारीख में अगर देखा जाए तो ईवीएम मशीन के माध्यम से 2004 में कांग्रेस ने घोटाला किया, उसके सारे सबूत अवेलेबल है। 2009 में कांग्रेस ने घोटाला किया, 2014 में बीजेपी ने घोटाला किया, 2019 में बीजेपी ने घोटाला किया। इस घोटाले के सबूत, रिकॉर्ड अवेलेबल है। एक पॉइंट आपको ऐड करना चाहूंगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया 8 अक्टूबर 2013 को, वो जजमेंट क्या दिया? विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। अभी अगर इस लाइन को आप पकड़ते हैं तो 2004 में क्या कहा? 2004 में जो इलेक्शन हुआ वो विदाउट वीवीपीएटी हुआ, इसका मतलब घोटाला हुआ। 2009 का इलेक्शन विदाउट वीवीपीएटी हुआ, इसका मतलब घोटाला हुआ। 2014 में
0.33% वीवीपीएटी मशीन लगाया। इसका मतलब घोटाला हुआ। जो सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया और उस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। दूसरी बात जी, वहां पर उन्होंने ये कहना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर भी बदमाशी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहना चाहिए था कि भाई क्या दिक्कत है आपको। 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है उस जजमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा होगा, इलेक्शन कमीशन ने कहा होगा कि अभी नेक्स्ट 2-3 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं, तो हम इतने कम समय में वीवीपीएटी मशीन नहीं लगा सकते। ये बात कही होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह कहना चाहिए था जो हमने आदेश दिया है विदाउट वीवीपीएटी, पैरा नंबर मैं वो आपको डॉक्यूमेंट भेज देता हूं, पैरा नंबर 29 अगर आप पढ़ेंगे, इसमें मेरे पास वो डॉक्यूमेंट भी है, उसका पैरा नंबर 29 आपको पढ़ के बताता हूं मैं, तो आपके ध्यान में आएगा। जी, पैरा नंबर 29 में ये लिखा है from the material placed by both the side we are satisfied that the paper trail is an indispensable requirement of free and fair election. The confidence of the voters in the EVM can be achieved only with the introduction of the paper trail. EVMs with VVPAT system ensure the accuracy of the voting system with an intent to have fullest transparency in the system and to restore the confidence of the voters. वोटर का कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए क्या कहा, इट इज नेसेसरी टू सेट अप ईवीएम्स विथ वीवीपीएटी सिस्टम because vote is nothing but an act of expression which has immense importance in democratic system. अभी ये जजमेंट 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है इसमें ये बात लिखी गई है, तो नहीं हो सकता। तो चुनाव आयोग को उन्होंने आदेश सर आदेश तो दिया था, लेकिन वीवीपीएटी के पर्चियों को गिनने की बात तो नहीं कही सुप्रीम कोर्ट ने। मैं वही बात इसमें लिखा हुआ है, वो भी लिखा हुआ है इन केस ऑफ डिस्प्यूट, इसमें लिखा हुआ है इन केस ऑफ डिस्प्यूट, वो सारी बातें हैं। हाँ हाँ, मतलब उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, मैं आपको ये आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है सर। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है, जज जो सुप्रीम कोर्ट का है, जो जज ने जो पी सदाशिवम सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने ये जजमेंट दिया और जजमेंट देने के उपरांत उन्होंने ये कहा था कि विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने ये कहना चाहिए था, और इसमें लिखा हुआ है कि फेज वाइज वीवीपीएटी लगाने की बात इसमें कही गई है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर ये मैनेजमेंट हुआ, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने छूट दी। उन्होंने ये कहना चाहिए था कि जब तक आप पूरी तरह से वीवीपीएटी मशीन नहीं लगाते वहां तक आपको बैलेट से चुनाव करना होगा। ये बात जो मुझे साधारण व्यक्ति को समझ में आती है, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को समझ में नहीं आती? ऐसा हो सकता है? और जिन्होंने ये जजमेंट दिया 8 अक्टूबर 2013 का, 2014 में जैसे ही पी सदाशिवम रिटायर्ड हुए, उनको बीजेपी के पीरियड में उनको केरला का गवर्नर बनाया जाता है। और ये जो सुब्रमण्यम स्वामी की केस है, सुब्रमण्यम स्वामी को सर संचालक आरएसएस के, उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी को 8 अक्टूबर 2013 के पहले उनकी जो पार्टी है जनता पार्टी, सुब्रमण्यम स्वामी की जनता पार्टी को उन्होंने कहा कि आपको बीजेपी में पार्टी को विलीन करना है, मर्ज करना है। तो उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी ने उनकी पार्टी को बीजेपी में मर्ज किया और 2016 में उनको
राज्यसभा का सीट दिया गया राज्यसभा में भी। Z+ सिक्योरिटी के साथ। जी सर, अभी आज की तारीख में जो बीजेपी ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है 400 पार, इसको लेकर कैसे देख रहे हैं? और एक तरफ बीजेपी 400 पार कर रही है और वहीं अगर आप देखें कि जय भीम मिशन के माध्यम से हो या फिर जो ईवीएम हटाओ जो आंदोलन चल रहा है उसके माध्यम से हो या फिर वामसेव के माध्यम से लगातार ईवीएम की खिलाफत हो रही है, डिटेन तक किया जा रहा है। जो लोग ईवीएम के खिलाफ बात करें उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। तो क्या आप ये जो आंदोलन कर रहे हैं, फोड़ने वाला जो मामला आप बता रहे हैं, जो बूथों पर फोड़ा जाएगा, और 400 पार का ये जो नारा है, इसको दोनों को कैसे देख रहे हैं? एक्चुअल अगर आप देखेंगे 2019 का जो इलेक्शन है, 2019 का इलेक्शन भी उन्होंने इस तरह से ही घोटाला करके, धोखा करके, धांधली करके जीता है और उस कॉन्फिडेंस के आधार पर ये बात ये बोल रहे हैं। अभी 2019 के इलेक्शन का आपको थोड़ा 2-3 बातें यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा। 2019 का इलेक्शन 23 मई 2019 को रिजल्ट ईवीएम के रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया। ईवीएम के रिजल्ट को कितना डिक्लेयर किया? केवल 4 फेज के रिजल्ट को डिक्लेयर किया और 27 मई को ईवीएम के रिजल्ट को पब्लिश किया। ईवीएम की बात कर रहा हूं। ईवीएम के रिजल्ट को 27 मई को पब्लिश किया गया। जब पब्लिश किया तो क्विंट मीडिया की पत्रकार पूनम अग्रवाल, इन्होंने वो सारा डेटा डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद पहले ही उन्होंने ये फाइंड आउट ये किया, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जो डेटा पब्लिश किया गया वो डेटा आपको हैरानी होगी सुनकर, लगभग 220 सीट्स पर ज्यादा पोल वोट से जो काउंटेड वोट है वो ज्यादा निकले। 153 सीट पर जो पोल वोट है उससे काउंटेड वोट कम निकले। तो ये भयानक बात थी। उस रेफरेंस में पूनम अग्रवाल जो क्विंट मीडिया की जो एडिटर जो पत्रकार थी, उन्होंने क्विंट मीडिया के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सवाल किए। उस दरमियान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 जून 2019 को प्रेस नोट रिलीज की। आज भी वो प्रेस नोट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर पब्लिश है, आप देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जो प्रेस नोट 1 जून 2019 को जो प्रेस नोट रिलीज की, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जो डेटा हम पब्लिश कर रहे हैं ये डेटा प्रोविजनल है, ऑथेंटिक नहीं है। मेरे पास उसका रिकॉर्ड है। जो डेटा हम पब्लिश कर रहे हैं वो ऑथेंटिक नहीं है। 1 जून, उसके बाद क्या हुआ? 6 महीने के बाद, मतलब नवंबर महीने में, जो आज आप लोग जो एडीआर नाम के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत ज्यादा चर्चित है, एडीआर ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इस ऑर्गेनाइजेशन ने 14 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल की और उन्होंने ये पूछा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज तक जो डेटा पब्लिश नहीं किया, वो डेटा, ऑथेंटिक डेटा जो पब्लिश करना चाहिए था, वो कब पब्लिश करेंगे जी? आज तक वो केस पेंडिंग है। अभी सुप्रीम कोर्ट, कल जो चुनाव आयोग ने ये कहा कि बहुत सारे केसेस के बारे में कहा, उन्होंने बहुत सारे केसेस को उन्होंने उड़ा दिया है। तो ये केस आज भी पेंडिंग है। दूसरी बात, जो डेटा पब्लिश, जो 4 फेज का डेटा उन्होंने पब्लिश किया था, उसमें जो घोटाला हुआ था, ये ईवीएम की बात मैंने आपको की। वीवीपीएटी मशीन कितने लगाई थी? लास्ट इलेक्शन में 2019 में 10,35,000 वीवीपीएटी मशीनों को लगाया गया और वेरीफाई कितना किया? 20,687 वीवीपीएटी मशीनों को वेरीफाई किया गया। जितना वेरीफाई किया उसमें भी घोटाला, और उस घोटाले को दबाने, उस रेफरेंस में बहुत सारा डिटेल हमारे पास है।
सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। जितना वेरीफाई किया उसमें भी घोटाला हुआ, धांधली हुई, घोटाला हुआ। वीवीपीएटी मशीन की बात कर रहा हूं। तो उस घोटाले को दबाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, सारी की सारी वीवीपीएटी की जो स्लिप होती है, रिसीट्स होती है, पर्चियां होती है, वो सारी पर्चियां 4 महीने में डिस्ट्रॉय की। इलेक्शन कमीशन का जो मैनुअल है, उस मैनुअल में लिखा गया है, एज पर इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961 94 बी, इस क्लॉज के तहत वो पर्चियां 1 साल रखने का प्रावधान है। मगर चुनाव आयोग ने खुद 4 महीने लेटर हमारे पास अवेलेबल है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग ने लेटर लिखा सारे के सारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नरों को एंड यूनियन टेरिटरी के कमिश्नरों को उन्होंने लेटर लिखा और कहा कि ये 23 सितंबर 2019 को ये लेटर अवेलेबल है, और उन्होंने कहा कि ये वीवीपीएटी की जो स्लिप्स है वो डिस्ट्रॉय करो। अभी चुनाव आयोग ये इस तरह से, चुनाव आयोग जो है आर्टिकल 324 के तहत, आर्टिकल अगर आप पढ़ेंगे 324 से लेके 329, तो चुनाव आयोग ये संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग की, संविधान संस्थाओं की जिम्मेदारी क्या लगाई है, संविधान की रक्षा जी। और आर्टिकल 324 के तहत सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल के तहत फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने की जिम्मेदारी लगाई है। मगर चुनाव आयोग किस तरह से धांधली करने में शामिल है, ये खुद चुनाव आयोग का लिखा हुआ लेटर है, ऑर्डर किया हुआ लेटर है। इलेक्शन कमीशन ने 23 सितंबर 2019 को सारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को एंड यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन कमिश्नरों को लिखित आदेश दिया हुआ है, ऑर्डर निकाल के, कि सारी की सारी पर्चियां जो उन्होंने जो मैनुअल लिखा हुआ है, उनका जो मैनुअल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मैनुअल है, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, एज पर इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961 94 बी, इस क्लॉज के तहत उसको 1 साल रखना है। दूसरी बात, आपको एक महत्वपूर्ण और एक बात बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से आवाम को, पब्लिक को अवेयर करना चाहूंगा। जब हमने चुनाव आयोग को ये पूछा कि भाई जो पर्चियों पर जो इंक जो प्रिंट होती है, वो प्रिंट का ड्यूरेबिलिटी क्या है, और जब डिस्ट्रॉय की जाती है 1 साल के बाद जो उसको डिस्ट्रॉय करना होता है, तो वो किसके सामने आप डिस्ट्रॉय करते हो, उसका रिकॉर्ड होगा। उस रेफरेंस में उसका ड्यूरेबिलिटी क्या है, इंक ड्यूरेबल कितना उसका, जैसे 1 साल का आपने पीरियड दिया है, जो इलेक्शन कमीशन के मैनुअल में लिखा है 1 साल के बाद डिस्ट्रॉय करना है। तो हमने उनको पूछा है कि 1 साल के बाद अगर इंक उड़ गई जी, अगर इंक का जो इंक की जो कैपेसिटी है वो अगर खत्म हो जाती है, हाँ, तो मैं ये मेरा लाइव चल रहा है ना? हाँ, आवाज थोड़ा अटक रहा था। हाँ, हमने ये सवाल किया आरटीआई के माध्यम से कि इंक अगर उड़ती है उसमें से उसका ड्यूरेबिलिटी क्या है। एक तो सवाल ये है कि उसका, आपने ये कहा है कि 1 साल के बाद उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो 1 साल के बाद अगर डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो किसके सामने कर रहे हो, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के सामने कर रहे हो या आपके अधिकारी है उनके सामने कर रहे हो। अच्छा, करते समय अगर उसमें इंक है या नहीं है, यह हमें कैसे पता चलेगा? उसमें इंक है या नहीं है, यह हमें कैसे पता चलेगा? अगर इंक नहीं है तो 1 साल रखने का प्रावधान जो आपने आपके मैनुअल में किया हुआ है, उसका क्या मतलब है? दूसरी बात, इससे रिलेटेड दूसरी बात, आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने चुनाव आयोग के विरोध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल किया 2014 से लेके 2019
2015 तक हाई कोर्ट में केसेस फाइल की और 2016 में सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल किया। उसके पहले हाई कोर्ट में केसेस फाइल की, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली केसेस नहीं थी। हाई कोर्ट में जो केसेस फाइल की वो केसेस ये फाइल की थी, मुंबई हाई कोर्ट में, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में केसेस ये फाइल की थी कि 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है उस जजमेंट के हिसाब से आपने वीवीपीएटी मशीन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद क्यों नहीं लगाया। जब हमने ये क्वेश्चन किया और इस चुनाव आयोग को आरटीआई के माध्यम से जब सवाल किया गया तो चुनाव आयोग ने ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें अमाउंट सैंक्शन नहीं कर रहा है वीवीपीएटी मशीन को खरीदी करने के लिए। तो ये आरटीआई का लेटर लेके आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल किया। अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जब फाइल किया तो चुनाव आयोग को नरेंद्र मोदी के पास जाना पड़ा और नरेंद्र मोदी ने इमीडिएट जो बिल पास होता है वो बिल का प्रोसीजर जो होता है एज पर आर्टिकल 109 मनी बिल पास होता है, 110 मनी बिल। उन्होंने, मुझे तो डाउट है कि संसद में वो बिल रखा होगा और पास किया होगा, मतलब लोकसभा से राज्यसभा और प्रेसिडेंट के पास वो सारा सैंक्शन होने के बाद वो सारा प्रोसीजर है मनी बिल का। लेकिन उन्होंने इमीडिएट अतिशीघ्र उन्होंने पास करवाया और पास करके 16,15,000 वीवीपीएटी मशीनों को खरीदी करने के लिए 3,568 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। हमारे पास उसका रिकॉर्ड है। वो मशीन लगाने के बाद 2019 में वो मशीनें लगाई, लेकिन उसके साथ किस तरह से घोटाला किया, धांधली की, वो मशीनें लगाने के बाद जो वीवीपीएटी मशीन, जो वीवीपीएटी की जो स्लिप्स होती है वो स्लिप्स 4 महीने में डिस्ट्रॉय की। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें आपको ये और एक चौंकाने वाली बात बताना चाहता हूं, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में है, वो बात मैं बताना चाहता हूं। लास्ट ईयर 18 अप्रैल डेट के साथ बता रहा हूं, 18 अप्रैल 2023 को द वायर के पोर्टल पर, डिजिटल पोर्टल पर ये न्यूज आई कि आउट ऑफ 17,40,000 वीवीपीएटी मशीनों में से 17,40,000 वीवीपीएटी मशीनों में से 6.5 लाख मशीनें डिफेक्टिव निकली। 6.5 लाख का मीनिंग होता है 37% वीवीपीएटी मशीनें डिफेक्टिव निकली। अभी इसमें आप अगर देखेंगे 6.5 लाख मशीनें डिफेक्टिव निकली, इसका मतलब है 2019 के चुनाव में 10,35,000 वीवीपीएटी मशीनों को इस्तेमाल किया। अगर 10,35,000 वीवीपीएटी मशीनों में से 6.5 लाख मशीनें डिफेक्टिव निकलती है तो कहा ये जो चुनाव आयोग बोल रहे हैं फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो रहा है, आपके रिकॉर्ड में है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसको फर्स्ट लेवल चेकिंग बोला जाता है, फर्स्ट लेवल चेकिंग कब करते हैं, उसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहा जाता है। और उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत जब ईवीएम एंड वीवीपीएटी मशीनों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट का जो स्ट्रांग रूम होता है वहां पर लाया जाता है और रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियां, नेशनल एंड रजिस्टर्ड, स्टेट रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया जाता है। एक दिन बुलाया जाता है कि भाई आओ और इन मशीनों का आपके सामने फर्स्ट लेवल चेकिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनको नोटिस दिया जाता है, लेटर भेजा जाता है। जो रीजनल पार्टियां है, जो स्टेट पार्टियां है, उनको उनके कैंडिडेट को या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको बुलाया जाता है, उनके सामने फर्स्ट लेवल चेकिंग की जाती है। उसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहा जाता है।
अगर उनके सामने, प्रतिनिधि के सामने अगर कोई मशीन डिफेक्टिव है, फर्स्ट लेवल चेकिंग में अगर कोई मशीन डिफेक्टिव पाई जाती है तो उसको साइड में किया जाता है और उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं सारे लोगों के। अभी आप सोचिए, एक मिनट, ये आप सोचिए कि ये होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इलेक्शन के पहले 1 महीना पहले की ये प्रोसेस है जी। अगर 2019 में आपको जो वीवीपीएटी मशीन हमारे मतलब आदरणीय वामन मेश्राम साहब के वजह से 2019 के बाद 2019 में वीवीपीएटी मशीन को लागू किया, लगाया गया, मतलब हमारे वजह से कितना लाया, 16,15,000 वीवीपीएटी मशीनें हमारे वजह से लाई। और 2014 से लेके 2018 तक 1,25,000 वीवीपीएटी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा था, मतलब 0.33% जो वीवीपीएटी मशीन 2014 में लगाई थी वीवीपीएटी मशीनें, तो 2014 से लेके 2018 तक उन्होंने 1,25,000 वीवीपीएटी मशीनों को खरीदी किया था। और हमारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस था, उस केस की वजह से 16,15,000, तो टोटल होता है 17,40,000। 17,40,000 में लास्ट ईयर पता ये चलता है कि 6.5 लाख मशीनें डिफेक्टिव है। तो चुनाव आयोग क्या सो रहा है क्या? चुनाव आयोग, लेकिन ये तो आम इंसान जो है, जो वोटर है, उसे ये सारी चीजें समझना तो बहुत मुश्किल है। एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो एसवाई कुरैशी साहब है, उन्होंने ये कहा इस बात को लेके कि इतनी मशीनें खराब निकलना ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर एसवाई कुरैशी अभी रिटायर्ड है, जो सीईसी थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने लास्ट ईयर वो ये बयान दिया, उन्होंने, उनका बयान है इतनी मशीनें खराब होना ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। ये कौन बोल रहा है? डॉक्टर एसवाई कुरैशी बोल रहे। तो कहां से चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो रहा है? लेकिन सर ये हम फिर से दोहरा रहे हैं, ये सारा जो मामला है जिसको लेकर आप काम कर रहे हैं, या फिर देश के अंदर जो आवाजें आ रही है, सामान्य आदमी बस ये चाहता है कि उसका वोट जो है, वो जिसे चाहता है वो उसे वोट दे, और इसके लिए वो कंफर्म रहे कि हाँ मैंने ये वोट जिसे दिया है, जिस भी पार्टी को दिया है, तो फलाने पार्टी को हमारा जो वोट है वो पहुंच गया है। ये चीजें नहीं हो रही है। लेकिन इलेक्शन देश के अंदर ये कहा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद ये कहती है कि ईवीएम का इस्तेमाल जो है ये विकसित राष्ट्र की पहचान है, ये डेवलपमेंट की पहचान है, ये आसान भी है, सामान्य लोगों को समझ जाता है, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी इसका इस्तेमाल आसानी से हो जाता है, और ये टाइम जो है इसको कम लगता है। क्या बताएंगे सर? अंतिम टिप्पणी चाहती हूँ। जैसे कि हमारा आपने अगर पम्पलेट रीड किया होगा, 31 जनवरी को हम लोगों ने 20 मुद्दे वाला पम्पलेट पूरा पब्लिश किया था, पूरे इंडिया में पब्लिश किया, सारे लैंग्वेज में पब्लिश किया है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोगों ने ये बताई थी कि जो विकसित देशों की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में एडवांस कंट्री की बात कर रहे हैं, तो जर्मनी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जर्मनी का, तो उन्होंने ईवीएम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, अनलॉफुल कहा। अच्छा, बाहर के कंट्री में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बैन कर रहे हैं। अभी हमारा जो पड़ोसी कंट्री है बांग्लादेश ने भी ईवीएम को बैन किया। तो जो टेक्नोलॉजी में एडवांस कंट्री है वो भी ईवीएम को बैन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने जो ईवीएम को बैन किया, तो उसके पीछे उन्होंने लॉजिक क्या दिया कि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो इलिटरेट हो, अनपढ़ हो, हर एक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि मेरा वोट गया कहाँ। भारत में तो 85 to 90% लोग इलिटरेट है, अनपढ़ है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे वोटिंग का जो राइट है आज के तारीख में हमें जो दिखाई देता है, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको एक बताना चाहूंगा और एक कि संजय सिंह इन्होंने 3 जुलाई 2019 के राज्यसभा में उन्होंने ये बात उठाई थी और उन्होंने ये बात कही चुनाव आयोग के विरोध में उन्होंने ये बात कही कि इलेक्शन कमीशन का ये दावा है, इलेक्शन कमीशन का चुनाव आयोग का क्या दावा है कि ये जो उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर चिप है, ये माइक्रो कंट्रोलर चिप वन टाइम प्रोग्रामेबल है और जो कंपनी माइक्रो कंट्रोलर चिप बनाने वाली कंपनी है, ये कंपनी का दावा क्या है, ये रीप्रोग्रामेबल है, वन टाइम प्रोग्रामेबल नहीं है, रीप्रोग्रामेबल है। तो एक को डिलीट कर दो, दूसरा बनाओ फिर से। हाँ, पहला प्रोग्राम डिलीट करके उसका इस्तेमाल हो सकता है जी। ये माइक्रो कंट्रोलर चिप का मतलब ये है कि आप कहीं पर भी बैठ के एक जगह पर बैठे बैठे सारा हैक किया जा सकता है और मैनिपुलेशन भी संभावना है, हैकिंग की भी सारी संभावना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे पास अभी इलेक्शन कमीशन को जो एक्सपर्ट लोग हैं इंडिया में, जिन लोगों ने 112 लोगों ने सवाल किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 2 मई 2022 को, मेरे पास उसका ये रिकॉर्ड है। चुनाव आयोग के लोग जो बदमाशी कर रहे हैं, चुनाव आयोग को 112 लोगों ने ये लेटर लिखा और उसमें 17 क्वेश्चन किए और ये जो लोग रिटायर्ड लोग हैं, ये आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, आईआरएस जी, फॉर्मर सीनियर सिविल सर्वेंट और लगभग टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड एकेडमिशियन, ऐसे ये लिस्ट है मेरे पास उनकी। ये सारा लेटर आपको मैं भेज देता हूं। ये लगभग 11 पेज का लेटर है। इसमें एमजी देवसहायम इन्होंने एक बुक भी लिखा हुआ है और इनके 2 रिपोर्ट भी पब्लिश हुए हैं जी। इज इंडियन ईवीएम एंड वीवीपीएटी सिस्टम फिट फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शन एंड आर इलेक्शन इन इंडिया फ्री एंड फेयर, ये रिपोर्ट भी पब्लिश हुए हैं उनके। उन्होंने इसमें जो 112 लोग हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है, एकेडमिशियन है, ऐसे 44 लोग हैं एंड 68 लोग जो है आईएएस ऑफिसर, आईपीएस अधिकारी लोग हैं, जिन लोगों ने चुनाव की प्रक्रिया में रोल प्ले किया। ऐसे लोगों ने 17 सवाल किए चुनाव आयोग को। कब किए हैं? 2 मई 2022 को। हाँ। आज तक चुनाव आयोग ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग गांव-गांव में लोगों को, अनपढ़ लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी ईवीएम मशीन कितनी फुल प्रूफ है, स्टैंड अलोन है। अनपढ़ लोगों को, जिन लोगों ने उनको सवाल किए, उनके सवाल का जवाब नहीं दे रहे। और चुनाव आयोग को एडवर्टाइज करने की, जो चुनाव आयोग जो एडवर्टाइज कर रहा है, ये उसका काम नहीं है। भारत का चुनाव आयोग ये एडवर्टाइज करने का काम चुनाव आयोग का नहीं है। एडवर्टाइज करने का काम उसका नहीं है, चुनाव आयोग का काम नहीं है। उनका काम है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने का। मतलब ये है कि आज के तारीख में अगर आप देखेंगे, बाबा साहब और गांधी का झगड़ा किसका था? क्या, कौन सा झगड़ा था? बाबा साहब ने वोटिंग का जो अधिकार हमारे लोगों को दिया, दबे कुचले लोगों को जो दिया, बाबा साहब के अगेंस्ट में जो अधिकार दिया, उस अधिकार के अगेंस्ट में गांधी जी ने अनशन किया। संविधान में हमें वोटिंग का राइट मिला। लोकतंत्र में लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ नहीं चल सकता। आपने देखा होगा कि वोटिंग के वजह से, वोटिंग राइट, आज जो प्रचार किया जाता है, मतदान नहीं, वोटिंग का अधिकार है। वोटिंग के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है।
एक राजा बनने का अधिकार शामिल है और राजा चुनने का अधिकार शामिल है। हम लोग 1950 से 26 जनवरी 1950 से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस वक्त क्या कहा था? वन मैन वन वोट वन वैल्यू। 26 जनवरी से। और प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल चेंज में ये सारा शामिल है। और सोशल चेंज वोटिंग के आधार पर हमें सोशल चेंज जो दिखाई दे रहा है, आज तक जितना वोटिंग का एक्सरसाइज हुआ उसके आधार पर सोशल चेंज नजर आ रहा है। भारत में बदलाव नजर आ रहा है, सामाजिक बदलाव, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय सामाजिक बदलाव में शामिल है। आर्थिक न्याय सामाजिक बदलाव में शामिल है। सामाजिक जो पॉलिटिकल न्याय, राजनीतिक न्याय सामाजिक बदलाव में शामिल है। मतलब कि सामाजिक बदलाव, व्यवस्था परिवर्तन, वो व्यवस्था परिवर्तन जो हम चाहते हैं, वो व्यवस्था परिवर्तन का मतलब क्या है? गैर बराबरी की व्यवस्था इस देश में कौन लागू करना चाहता है? जी, ब्राह्मण। ब्राह्मण 3.5% है, ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मण अल्पसंख्याक है। अल्पसंख्याक लोग बहुसंख्याक लोगों पर राज नहीं कर सकते लोकतंत्र में। जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ नहीं चल सकते। आज क्या हो रहा है? ये सारा मनी माफिया, मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से ब्राह्मणों का कंट्रोल हो रहा है। मतलब जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इसके ऊपर ब्राह्मणों का कंट्रोल है। और सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पर आज ब्राह्मण का कब्जा है। ये कब्जा कैसे बरकरार है? 2000 साल से जो लोग शासक थे और वोटिंग का अधिकार आने से, वोटिंग का अधिकार प्राप्त होने से भारत का जो जनमानस है, दबे कुचले लोग हैं, इस अधिकार के बदौलत सोशल चेंज नजर आ रहा था। कांशीराम साहब के लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो कांशीराम साहब क्या बोलते थे? कांशीराम साहब ये बोलते थे कि जैसे जैसे भारत में बहुजन समाज निर्माण होने की प्रक्रिया भारत में जैसे जैसे शुरू हो गई जी, तो असेंबली का एज कम होने लगा, पार्लियामेंट का एज कम होने लगा। मतलब अनस्टेबल गवर्नमेंट, इंस्टेबिलिटी निर्माण होने लगी। बहुजन समाज बनने की प्रक्रिया का हिस्सा है सोशल चेंज, सोशल चेंज का हिस्सा। मतलब वोटिंग का अधिकार केवल अधिकार नहीं है, सोशल चेंज। ये सोशल चेंज की वजह से क्या होने लगा? इंडिया में मजबूर गवर्नमेंट बनने लगी। मजबूत नहीं, आज वो लोग क्या कर रहे हैं? कल आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रपति है रबर स्टैम्प, उन लोगों ने एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद एंड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इनको उन्होंने एक रिपोर्ट सौंप दी और उस रिपोर्ट में क्या लिखा है? 1 नेशन 1 इलेक्शन। जी, 2004 के बाद हमें इंडिया में क्या दिखाई देता है? ईवीएम के माध्यम से स्टेबल गवर्नमेंट। 2004 स्टेबल गवर्नमेंट, 2009 स्टेबल गवर्नमेंट, 2014 स्टेबल गवर्नमेंट, 2019 स्टेबल गवर्नमेंट। उसके पहले क्या हो रहा था? उसके पहले जो राजकीय चेतना भारत में निर्माण हुई बहुजन समाज में, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? वोटिंग राइट। और उसके बदौलत क्या होने लगा था? अस्थिरता निर्माण होने लगी थी। और अस्थिरता होने की वजह से क्या हुआ था? बहुजन समाज निर्माण होने की जो प्रोसेस हो रही थी, उसकी वजह से अस्थिरता निर्माण हो रही थी। तो वो सदन में जाने लगे लोग। हाँ, मतलब जो ब्राह्मणों का वर्चस्व था पॉलिटिकल लेवल पर, वो धीरे धीरे जनाधार खोने लगा। उनका जनाधार खोने लगा। और सबसे पहले 1997 में कांशीराम साहब की पार्टी नेशनल लेवल पर पार्टी बन गई।
बहुजन समाज के अंदर नेशनल लेवल का लीडरशिप निर्माण होने लगा। तब जाके उन्होंने क्या किया, ईवीएम लाया और ईवीएम से बहुजन समाज का रिप्रेजेंटेशन, बहुजन समाज के अंदर जो नेशनल लीडरशिप निर्माण हो रही थी उसको दबाने का काम हुआ। आज भी हमें दिखाई देता है जो गठबंधन होता है, गठबंधन किसके आधार पर होता है? क्या विचारधारा के आधार पर गठबंधन आज का हो रहा है? नहीं। सिद्धांत के आधार पर गठबंधन हो रहा है? आज सिद्धांत के आधार पर गठबंधन नहीं हो रहा है जी। आज भी। तो ईवीएम ने क्या किया, जैसे जो जो सुब्रमण्यम स्वामी की मैं बात बोल रहा था, सुब्रमण्यम स्वामी 2004 में चुनाव हारे और उस वक्त उन्होंने ये बयान दिया था सुब्रमण्यम स्वामी ने कि जब बैलेट सिस्टम से चुनाव होता था तो कहीं कहीं रिगिंग होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, मगर आज के तारीख में जो 2004 में उन्होंने ये बयान दिया, आज जब ईवीएम से चुनाव हो रहा है तो होलसेल फ्रॉड हो रहा है। ये बयान है सुब्रमण्यम स्वामी का, पब्लिक स्टेटमेंट। सर अभी हम ये जानना चाहेंगे कि अंतिम सवाल है, लगभग हम 50 मिनट से अधिक हमारी बातचीत हो रही है। अभी आप जो ईवीएम भांडाफोड़ का जो अभियान चला रहे थे, अब क्या करने जा रहे हैं? लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, 2024 का लोकसभा का चुनाव है, लोग इसे लोकतंत्र का पर्व कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन इसे गर्व कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं? तो क्या करने वाले हैं? जी। अभी हमारे माननीय वामन मेश्राम साहब, इन्होंने ऑलरेडी हमारे लोगों को भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से हम लोग ईवीएम फोड़ो, बूथ वाइज ईवीएम फोड़ो कमेटी बना रहे हैं। तो लगभग 12 लाख से लेके 15 लाख बूथों पर हम लोग कमेटी बनाने का काम पूरे भारत भर में हो रहा है। और उन्होंने ये बात कही है कि जी, आवाज चला गया। हेलो सर, अब हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? 19 अप्रैल से इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन के पहले 2 दिन पहले या 3 दिन पहले माननीय वामन मेश्राम साहब इस रेफरेंस में ईवीएम फोड़ने के ऊपर उनका एक वीडियो वायरल होगा और पूरे भारत के लोगों को वो आदेश होगा, मैसेज जाएगा। उस मैसेज के तहत हम लोग ईवीएम फोड़ने का काम करेंगे। और इससे और भी एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा, वो तो उन्होंने तय किया है, लेकिन भारत की प्रजा बहुत बड़ा उनके अंदर असंतोष है। हाँ। हो सकता है कि आने वाले समय में ये इलेक्शन के दरमियान बहुत भारी हिंसा होने की संभावना है ईवीएम को लेके। जी सर, तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे सुधीर नाग जी, और जो कि बामसेफ के राष्ट्रीय प्रचारक है और गुजरात स्टेट के इंचार्ज है। लगातार पूरे देश के अंदर बामसेफ ने पिछले कई सालों से ईवीएम को लेकर जन जागृति फैलाने का काम हाथ में लिया था, लेकिन वो जब से ये काम हाथ में लिया उसके बाद लगातार टेक्निकल और कानूनन मामलों को लेकर भी बामसेफ जो है उनका ईवीएम के साथ इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है। हाई कोर्ट की बात हो, सुप्रीम कोर्ट की बात हो, या फिर हर मामले में। और आज की तारीख में लगातार देश की राजधानी में भी इसी प्रकार की बातें भी देखने को मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग चाहते हैं जानना कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है। तो 2024 को लेकर बामसेफ ने तो ये ठान लिया है कि वो 12 से 15 लाख बूथों पर ईवीएम फोड़ने वाले हैं। चूंकि ये इस बात का सिंबल है कि 12 से 15 लाख अगर बूथ है तो वहां पर वोटर्स की संख्या आप देखिए कितना होगा। इन लोगों को अभी अपने वोट पर, अपने वोट के अधिकार पर विश्वास नहीं रहा कि हम जो वोट का अधिकार हमको कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, संविधान दे रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है। और यही बात है कि ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, और ना सिर्फ सवाल उठ रहा है बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब के विचारधारा को रोकने का भी बड़ा
बड़ा जो टूल्स अगर किसी को माना जाए तो वो आज की तारीख में ईवीएम है। आज की चर्चा में काफी सारे मुद्दों को लेकर हमने बात की है, टेक्नोलॉजी की बात हुई या फिर कानूनन प्रक्रिया की बात हो, लेकिन ईवीएम को लेकर सवाल आज भी वैसा ही बना हुआ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो कह दिया है और हाथ ऊपर कर दिया है कि 100% जो है सुरक्षित है। तमाम सवालों को ताक पर रखकर इलेक्शन कमीशन आज भी अपने ही जिद पर देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं तो विपक्ष को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये भी कहना है कि विपक्ष कमजोर है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई दोष नहीं है जो कि विपक्ष हार रहा है। तो इस प्रकार के कैसे कैसे सवाल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से देखे जा रहे हैं, ये अलग मामला है। लेकिन लोगों का जो विश्वास है, लोगों का जो लोकतंत्र को लेकर जो भरोसा था, वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपका मानना है, क्या आपका देखना है, किसे देखते हैं आप मुख्य भूमिका में लोकतंत्र के इस पर्व में? कौन है सच्चा विलन, क्या आप मानते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।